हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त फिर से आ गई हूँ आपके साथ एक नया लेक्चर लेके। दोस्तों, पिछले लेक्चर में अपन ने राजस्थान के इकोनॉमी सर्वे के फर्स्ट चैप्टर के बारे में चर्चा की थी, जिसके अंदर हमने होलसेल प्राइस, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जीडीपी, जीवीए तथा जो पर कैपिटा इनकम होती है आदि जो इकोनॉमी कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में चर्चा की थी। ये अपना इकोनॉमी सर्वे के लेक्चर का सेकंड लेक्चर है। इसमें अपन राजस्थान के जो कृषि उत्पादन क्या कुछ होता है राजस्थान में, भूमि उपयोग वन क्षेत्र में कितना होता है, कृषि क्षेत्र में कितना है, भूपरिसरी जोधारकों में महिलाओं की संख्या क्या है तथा केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में चलाई गई योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही राजस्थान आरएस मेंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कृषि विपणन अर्थात एग्रीकल्चर मार्केटिंग, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं कृषि और जो कृषि से संबंधित जो क्षेत्र होते हैं उनका सकल राज्य मूल्यवर्धन क्या है। तो दोस्तों, स्थिर मूल्यों के आधार पर 2022-23 में कृषि क्षेत्र का जो अपना सकल राज्य मूल्यवर्धन है वो 2.09 लाख करोड़ रुपए है, जिसकी वृद्धि दर है 7.48% तथा प्रचलित मूल्यों के आधार पर है 3.79 लाख करोड़ रुपए, जिसकी वृद्धि दर है 14.33%। वही अपन प्रतिशत के हिसाब से देखें सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि क्षेत्र का योगदान, तो स्थिर मूल्यों में है 28.50%, जिसकी वृद्धि दर है 5.24% तथा प्रचलित मूल्यों के आधार पर है 28.95, जिसकी वृद्धि दर है 11.11 अदा 1111%। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखने वाली है कि प्रचलित मूल्यों के आधार पर कृषि क्षेत्र का योगदान है 3.79 लाख करोड़ रुपए। स्थिर मूल्यों के आधार पर इसमें कृषि क्षेत्र का जीडीपी में योगदान है 28.50% तथा प्रचलित मूल्यों के आधार पर है 28.95%। ठीक है, इस चार्ट के माध्यम से अपन जो अपनी कृषि क्षेत्र है उसका सकल राज्य मूल्यवर्धन में जो वृद्धि दर है और जो सकल मूल्य है उनके बारे में देख सकते हैं। तो देखा जाए तो 2021-22 में और 2022-23 में कंपैरिजन करें तो अपनी जो प्रचलित मूल्यों पर इसकी वृद्धि दर है वो 2021-22 में 14.1% थी, जो कि 2022 में घटकर हो गई 13.84%। वही स्थिर मूल्यों पर थी 6.85%, जो घटकर 5.22% हो गई। अर्थात प्रचलित मूल्यों और स्थिर मूल्यों दोनों में पिछले साल की अपेक्षा इस बार कमी आई है। ठीक है, नेक्स्ट है कृषि क्षेत्र में फसल का, पशुधन का, वानिकी और मत्स्य क्षेत्र का योगदान कितना क्या है। 2022-23 के अनुसार फसल क्षेत्र में अपना जो कृषि क्षेत्र में योगदान है फसल क्षेत्र का वह 46%, पशुधन क्षेत्र में है 46.41%, वानिकी में 7.20% और मत्स्य क्षेत्र में 0.39%। इस पाई चार्ट के माध्यम से समझा जा सकता है कि किसका योगदान कितना है प्रचलित मूल्यों पर। तो सबसे पहले सर्वाधिक योगदान है इन सभी क्षेत्रों में पशुपालन का, कितना है 46.41%। सेकेंड नंबर पर फसलों का आ जाता है 46%, वानिकी का थर्ड नंबर पर आता है 7.20% और बच गया मत्स्य क्षेत्र वो आता है 0.39%। ठीक है, याद रखना फसल का है 46%, पशुधन का है 46.41, वानिकी का है 7.20 और मत्स्य क्षेत्र का 0.39%। ठीक है, नेक्स्ट है प्रचलित मूल्य के आधार पर 2022-23 के अनुसार जो अपना पशुधन क्षेत्र है उसका सकल मूल्यवर्धन है 1.76 लाख करोड़ रुपए। ठीक है दोस्तों, पशुधन में दूध, अंडे, मांस आदि आते हैं। इनमें अगर अपन दूध का उत्पादन देखें उसमें अपने सकल राज्य मूल्यवर्धन में जो दूध उत्पाद होता है उसका योगदान देखें तो 82.62% योगदान है। ठीक है, दूध का। अंडे जो एग है उनका है 0.68%। पोल्ट्री से जो मांस वगैरह होते हैं, मीट वगैरह मुर्गी का, उनका है 5.37% था, तो जो बच गए उनका है 11.33%।
ठीक है। सबसे ज्यादा है अपने दूध का 82.62%, सकल मूल्य उत्पाद है। और पोल्ट्री उत्पाद है अपना 5.37%, सकल मूल्यवर्धन। और अपना अंडे उत्पादन है 0.68%। ठीक है। नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं राजस्थान में भूमि का उपयोग। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 किलोमीटर। इसमें राजस्थान का जो भूमि उपयोग है उसके बारे में, कहाँ पर कितनी भूमि उपयोग की जा रही है उसके बारे में चर्चा करते हैं। वानिकी के क्षेत्र में भूमि का उपयोग किया जाता है 8.01%। ठीक है। कृषि के अतिरिक्त जो अन्य भूमि है वहां पर 5.86%। ऊसर भूमि अर्थात वह भूमि जो कृषि के योग्य नहीं है, उसमें भूमि चली जाती है 6.91%। ठीक है। जो अपने चारागाह हैं और जो स्थायी गोचर चारागाह वाली जो भूमि है उसका योगदान है 4.86%। वृक्ष आदि आते हैं वो 0.09%। तथा राजस्थान में 10.87% भूमि है वो बंजर भूमि के अंतर्गत शामिल है। अन्य जो अपनी चालू पड़त भूमि है वो 6.10 और जो चालू पड़त भूमि है वो 4.89% है। राजस्थान में जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है वो 52.34% है। ठीक है। ध्यान रखने वाली बात है कि सबसे ज्यादा योगदान है वो शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल का योगदान है, जिसमें भूमि का योगदान है 52.34% भूमि पर अपनी कृषि की जाती है। जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है राजस्थान का उसमें भूमि है 52.34%। सेकेंड नंबर पर आ जाते हैं अपनी बंजर भूमि। बंजर भूमि राजस्थान में है 10.87%। थर्ड नंबर पर अपना वानी किया जाता है 8.8%। और अपने फोर्थ नंबर पर आ जाता है जो गैर कृषि योग्य भूमि है वो 6.91%। तथा एक ये भी ध्यान रख लेना कि सबसे कम भूमि का उपयोग कहाँ किया जाता है, जो वृक्ष के अपन झुंड लगाते हैं, जो बाग लगाते हैं उसमें इसका योगदान है 0.09%, सबसे कम। ठीक है। नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं राजस्थान में प्रचलित जो जोत है भूमि के अंदर जो जोत धारक है उनके बारे में। तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या राजस्थान में क्या है। दोस्तों अपन ये जो चर्चा करेंगे जोत धारकों की संख्या कितनी क्या कुछ है वो अपन राजस्थान सरकार की जो कृषि गणना है 2015-16 की उसके अनुसार की करेंगे। तो राजस्थान में प्रसिद्ध भूमि जोतों की संख्या 2015-16 की जो कृषि जनगणना उसके अनुसार 76.55 लाख है, जो कि 2010-11 में 68.88 लाख थी। दोस्तों इसमें 2010-11 से 2015 के बीच में बढ़ोतरी हुई है 11.14% की। ठीक है। नेक्स्ट है जो कुल जोतों का क्षेत्रफल है वो कितना है। कुल जोतों का क्षेत्रफल 2010-11 में था 211.36 लाख हेक्टेयर, जो कि 2015-16 में घटकर हो गया 208.73 लाख हेक्टेयर, जिसमें कमी आई 1.24% की। ठीक है। कितने कमी आई 1.24% की कमी आई। वही भूमि जोतों का औसत आकार देखें तो 2015-16 में भूमि जोतों का औसत आकार रहा 2.73 लाख हेक्टेयर, जो कि 2010-11 में था 3.07 हेक्टेयर, जिसमें कमी आई 11.7% की। ठीक है। एक बार से अपन वापस देख लेते हैं। मैं एक बार इसको मिटा देती हूँ। कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या राजस्थान में 76.55 लाख 2010 की अपेक्षा 11.14% की वृद्धि हुई। ठीक है। कुल जोतों का क्षेत्रफल है राजस्थान में 208.73 लाख हेक्टेयर, जिसमें 1.24% की कमी हुई 2010 की अपेक्षा। और भूमि जोतों का जो औसत आकार है वो है 2.73 हेक्टेयर, जो 2010-11 की अपेक्षा 11.07% की कमी को दर्शाता है। ठीक है। नेक्स्ट अपन देख लेंगे जो किसान है अपने लघु किसान, सीमांत किसान, अर्ध मध्यम किसान है, उनका कुल जोतों में कितना प्रतिशत योगदान और कितनी क्या कुछ वृद्धि हुई। तो सबसे पहले देखते हैं अपने जो मार्जिनल किसान है उनका भूमि जोतों में योगदान है।
कुल जोतों में योगदान है 40.12%, वृद्धि हुई 19.82% की। ठीक है। स्मॉल किसानों का कुल जोतों में क्षेत्रफल योगदान है 21.90%, इसमें 10.50% की वृद्धि हुई। तथा सेमी मीडियम जो किसान है उनका है 80.50%, इसमें 5.67% की वृद्धि हुई है। तथा मध्यम किसानों का योगदान है 14.82%, 13.20% की कमी को दर्शाता है। तथा बड़े और जो लार्ज किसान है उनका योगदान है 4.69%, जो कि 0.27% की कमी को दर्शाता है। ठीक है। इसके माध्यम से देखा जा सकता है जो अपने मार्जिनल, स्मॉल और मीडियम जो सेमी मीडियम किसान है उनमें तो वृद्धि हुई है, तथा मीडियम और जो लार्ज किसान है उनके योगदान में कमी आई है। ठीक है दोस्तों, जो अपने बड़े आकार के जो भूजोत है उनकी संख्या में मोस्टली कमी आई है 11.14% की। ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं महिला जोतधारकों की क्या कुछ योगदान है कृषि क्षेत्र में। यह भी अपन चर्चा करेंगे जो अपनी कृषि गणना है 2015-16 उसके अनुसार। तो दोस्तों, कुल महिला प्रचलित जोतधारकों की भूमि जोतों की संख्या है 7.75 लाख, जो कि वर्ष 2010-11 में थी 5.46 लाख थी। इसमें वृद्धि हुई 41.94% की। ठीक है। वही महिला भूमि जोतों का क्षेत्रफल है 2010-11 में 13.30 लाख हेक्टेयर था, जो कि 2015-16 में बढ़कर हो गया 16.55 लाख हेक्टेयर, जिसमें 24.44% की वृद्धि दर्ज की गई। ठीक है। एक बार इसको अपन वापस से रिवाइज कर लेते हैं, ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या 7.75 लाख, जो 2010-11 की अपेक्षा 41.94% की वृद्धि को बताता है। 7.75 लाख। तथा महिला जोतों का जो क्षेत्रफल है वो है 16.55 लाख हेक्टेयर, जो 24.44% की वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, महिला जोतकों में जो महिलाएं हैं उनमें सीमांत किसान है उनका प्रतिशत योगदान है 49.55%। लघु किसान महिलाओं का योगदान है 20.77%। अर्ध मध्यम जो किसान महिलाएं उनका योगदान है 17.97, मध्यम का है 11.74, और जो बड़ी महिला किसान जोतधारकों का कुल जोतधारकों में योगदान है 2.97%। सबसे ज्यादा है सीमांत किसानों का और सबसे कम है बड़े किसानों का। दोस्तों, 2010-11 की तुलना में 2015-16 में सभी आकार के जो महिला जोतधारक है उनमें वृद्धि हुई है। वही किसानों में लघु, सीमांत, अर्ध मध्यम में तो वृद्धि हुई है, तथा मध्यम और जो बड़े हैं उनमें कमी दर्ज की गई है। ठीक है। अब अपन चर्चा कर लेते हैं राजस्थान में कृषि उत्पादन के बारे में, क्या कुछ उत्पादन हो रहा है। सबसे पहले राजस्थान में अपन जो भी फसलें हैं उनका कितना कुछ उत्पादन हुआ वो देख लेते हैं। ये उत्पादन अपन लाख मीट्रिक टन में चर्चा करेंगे। दोस्तों, राजस्थान में अनाज उत्पादन है वो 2021-22 में 191 लाख मीट्रिक टन था, जो कि 2022 में बढ़कर 206.57 लाख मीट्रिक टन हो गया। दलहन उत्पादन था अपना 2021-22 में 118.26, जो कि बढ़कर 128.73 लाख मीट्रिक टन हो गया। खाद्यान्न उत्पादन 231.52 से बढ़कर 253.99 लाख हेक्टेयर हो गया, इसमें 9.71% की वृद्धि हुई है। खरीफ फसल का योगदान है 85.82 लाख मीट्रिक टन, जो कि 2022-23 में बढ़कर हो गया 97.98 लाख मीट्रिक टन, जिसमें सर्वाधिक वृद्धि हुई है खरीफ उत्पादन में अपने फसलों के उत्पादन में 14.17% की। रबी फसल का योगदान है 145.70, जो कि 2022-23 में बढ़कर हो गया 156.1 लाख मीट्रिक टन, जिसमें 7.08% की वृद्धि हुई। वही तिलहन उत्पादन था अपना
21-22 में 102.68%, जो कि घटकर 99.78 लाख मेट्रिक टन हो गया। अर्थात तिलहन उत्पादन में राजस्थान में 2.82% की कमी है। कितनी? 2.82% की। इस बार हो गया 99.78 लाख मेट्रिक टन, 102 से घटकर। गन्ना है वो 3.21 लाख मेट्रिक टन था, जो कि घटकर 2.18, कितना? 2.18 लाख मेट्रिक टन हो गया, जिसमें सर्वाधिक कमी हुई है 32.09% की। ठीक है, सर्वाधिक कमी की इसमें हुई है, गन्ना उत्पादन में 32.09% की कमी हुई है, जबकि सर्वाधिक बढ़ोतरी हुई है खाद्यान्न में खरीफ की फसल में 14.17% की। अपना कपास उत्पादन रहा था 2021-22 में 24.82 लाख मेट्रिक टन, जो कि बढ़ा है 25.53 लाख मेट्रिक टन हो गया, जिसमें 2.86% की वृद्धि हुई है। ठीक है, आप इस सारणी को 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो आराम से आपको याद हो जाएगी, इसको देख लेना आप। दोस्तों एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि तिलहन में खरीफ की फसल कौन सी है और रबी की फसल कौन सी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, खरीफ की फसलों में आती है तिलहन में मूंगफली, तिल, सोयाबीन, अरंडी। रबी में आती है राई, सरसों, तारा मीरा, अलसी। ठीक है, अगेन मूंगफली, तिल, सोयाबीन, अरंडी, ये 4 तो आती हैं खरीफ की में, जबकि राई, सरसों, तारा मीरा, अलसी ये आती है रबी की फसलें। तो कौन सी फसल है? तिलहन फसलें हैं, जिनसे अपन तेल वगैरह निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपनी कृषि क्षेत्र में राजस्थान का कौन सी फसल में कौन सा स्थान है वो अपन देखेंगे। तो दोस्तों राजस्थान है वो बाजरा, सरसों, पोषक अनाज, कुल तिलहन और जो गंवार होता है उसके उत्पादन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान रखता है, जबकि कुल दलहन में और जो मूंगफली होती है उसमें राजस्थान दूसरे स्थान पर है, जबकि चना, ज्वार और सोयाबीन में राजस्थान है वो देश में तीसरा स्थान रखता है। ठीक है दोस्तों, इस स्लाइड के माध्यम से समझ सकते हैं कि कौन सा राज्य कौन सी फसल के उत्पादन में कितना % देश में अपना योगदान देता है और कौन सा अपना स्थान रखता है। तो बाजरा होता है वो सबसे ज्यादा राजस्थान में उत्पादित होता है। राजस्थान देश में बाजरा उत्पादन में 41.71% का योगदान देता है। इसके बाद नाम आता है उत्तर प्रदेश का और हरियाणा का। सरसों उत्पादन में भी राजस्थान का प्रथम स्थान है, फिर मध्य प्रदेश और हरियाणा आते हैं। सरसों उत्पादन में राजस्थान का 44.57% योगदान है। ठीक है, फिर आता है पोषक अनाज, राजस्थान प्रथम स्थान रखता है, फिर कर्नाटक और अपने महाराष्ट्र आ जाते हैं। इसमें राजस्थान का देश में योगदान है 16.30% का। कुल तिलहन उत्पादन में भी राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है, फिर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश आते हैं। राजस्थान कुल तिलहन उत्पादन करता है देश का 22%। कुल दलहन उत्पादन में राजस्थान मध्य प्रदेश के बाद में दूसरा स्थान रखता है और फिर तमिलनाडु का आता है। राजस्थान का इसमें योगदान आ जाता है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, कुल दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश के बाद में राजस्थान का सेकंड स्थान आता है, फिर महाराष्ट्र का। दलहन उत्पादन में राजस्थान का 16.75% योगदान है। फिर मूंगफली उत्पादन में आता है गुजरात प्रथम स्थान पर, गुजरात के बाद में राजस्थान आता है और फिर तमिलनाडु आता है। मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का देश में स्थान है दूसरा और योगदान देता है उत्पादन में 18.91% का। ठीक है, चना उत्पादन में राजस्थान का मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद में तीसरा स्थान आता है। इसका प्रतिशत योगदान है 19.37% का। ज्वार उत्पादन में महाराष्ट्र और कर्नाटक के बाद में राजस्थान का तीसरा स्थान आता है, जिसमें राजस्थान का योगदान आता है 12.35% का। सोयाबीन में प्रथम स्थान आता है महाराष्ट्र का, दूसरा आता है मध्य प्रदेश का, तीसरा आता है राजस्थान का। राजस्थान का देश में योगदान है सोयाबीन उत्पादन में 8.49%। वहीं गंवार उत्पादन में राजस्थान देश में प्रथम उत्पादन करता और प्रथम स्थान रहता है। सबसे ज्यादा उत्पादन गंवार का राजस्थान में होता है 84.60%। ठीक है, अगर अपन इस चार्ट में स्थान के माध्यम से देखें तो सबसे ज्यादा राजस्थान में उत्पादन होता है गंवार, फिर बाजरा, थर्ड नंबर पर
गंवार, सेकंड नंबर पर सरसों, थर्ड नंबर पर अपना था बाजरा, और फिर ये 22 फोर्थ नंबर पर आता है कुल तिलहन उत्पादन, और सबसे कम सोयाबीन होता है राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट अपन चर्चा कर लेते हैं राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश। दोस्तों, राजस्थान का जो उत्तर पश्चिमी भाग है वो मरुस्थल और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र आता है, जिसमें राजस्थान का कुल इलाका आ जाता है 61%। राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है उसमें राजस्थान का 39% भाग शामिल होता है। राजस्थान को मुख्यतः 10 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है। कितने में? 10 में। ध्यान रखना, राजस्थान को 10 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है। सबसे पहला कृषि जलवायु क्षेत्र आता है राजस्थान में शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, जिसमें अपना बाड़मेर और जोधपुर का क्षेत्र आता है। यहाँ पर खरीफ की फसल होती है बाजरा, मोठ, तिल, रबी की गेहूं, सरसों और जीरा। जबकि उत्तर पश्चिमी संचित क्षेत्र मैदानी क्षेत्र आता है, और राजस्थान का दूसरा कृषि जलवायु क्षेत्र आता है, जिसमें गंगानगर और हनुमानगढ़ के भाग आते हैं, जो पंजाब से बॉर्डर टच करते हैं। इसमें यहाँ पर कपास, ग्वार, गेहूं, सरसों, चना आदि उत्पादित होते हैं। अति शुष्क आंशिक संचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र यह राजस्थान का तीसरा कृषि जलवायु क्षेत्र है, जिसमें जैसलमेर, बीकानेर, चूरू शामिल है। चौथे नंबर पर आता है अंतः स्थलीय जलोत्तोषण के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र, जिसमें नागौर, सिक्कर, झुंझुनू, चूरू आता है। पांचवें नंबर पर आता है अपना लूनी नदी का जो अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र है वो, जिसमें जालोर, पाली, सिरोही, जोधपुर जिले का भाग आता है। टोटल 4 जिले आते हैं। कौन कौन से? पाली, जालोर, सिरोही और जोधपुर। नेक्स्ट है अपना अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र, जिसमें जयपुर, अजमेर, टोंक 4 जिले आ जाते हैं। जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक। बाढ़ संभावित जो पूर्वी मैदानी क्षेत्र उनमें आता है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। ये वो क्षेत्र है जहाँ पर चंबल नदी बहती है। चंबल नदी बीहड़ इलाका है, इसलिए वहां पर बाढ़ का इलाका है। इस हिसाब से याद रख सकते हैं कि बाढ़ का इलाका है, तो इसमें ये चीजें आएंगे, ये जिले आएंगे। कौन कौन से? अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली और सवाई माधोपुर। वही अपने अर्ध आर्द्र दक्षिण मैदानी क्षेत्रों में भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही जिले का भाग आता है। नवा अपना जो कृषि जलवायु क्षेत्र है वो आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र आता है, इसमें डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर आते हैं। सबसे लास्ट में आता है अपना आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र, जो भी बच गई अपना, जहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, जैसे कोटा, बारा, झालावाड़, बूंदी, सवाई माधोपुर। इसमें ये मुख्यतः 5 जिले शामिल होते हैं। ठीक है, इन दोनों सारणियों को आप 2-3 बार देखेंगे तो याद हो जाएंगे। एक बार देख लेते हैं इसको वापस से। शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में बाड़मेर, जोधपुर। उत्तर पश्चिमी संचित क्षेत्र उसमें गंगानगर, हनुमानगढ़। अति शुष्क आंशिक क्षेत्र जो सिंचाई वाले पश्चिमी क्षेत्र मैदानी है, वहां पर बीकानेर, जैसलमेर, चूरू। और अंतःस्थलीय जो अपने अंतर्वर्ती क्षेत्र उसमें नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू। लूनी नदी का जो जलवायु प्रदेश उसमें जालोर, पाली, सिरोही, जोधपुर। और अर्धशुष्क पूर्वी मैदानों में अपना आता है अजमेर, जयपुर, दौसा, टोंक। बाढ़ वाले इलाके में आ जाता है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। और अपने आर्द्र अर्ध दक्षिणी मैदानों में भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही। आर्द्र दक्षिणी मैदानों में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। और दक्षिणी पूर्वी जो मैदानी जलवायु कृषि क्षेत्र उसमें आता है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और सवाई माधोपुर। ठीक है, नेक्स्ट आती है अपने राजस्थान की प्रमुख योजनाएं। इसके साथ अपनी जो भारत सरकार की योजनाएं हैं वो भी यहाँ पे अपन चर्चा कर लेंगे कृषि क्षेत्र में। सबसे पहली योजना आती है मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। ठीक है, जिसका उद्देश्य कृषकों द्वारा स्वयं की खेती में अच्छी किस्म के बीज निर्माण को बढ़ावा देना, अर्थात किसान है वो अच्छी किस्म के बीजों का प्रयोग करके खेती के उत्पादन को बढ़ावा दे। इस योजना के अंतर्गत गेहूं, जौ, चना, ज्वार, सोयाबीन, मूंग, मोठ, उड़द, मूंगफली की 10 वर्ष से कम अवधि तक की पुरानी किस्म के बीजों का उत्पादन को शामिल किया गया।
प्रारंभ में दोस्तों यह योजना सिर्फ 3 जलवायु खंडों में लागू थी, कहाँ, कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर में। तो राजस्थान सरकार ने 2018-19 में इसको बढ़ाकर राजस्थान के जो कुल 10 कृषि जलवायु खंड है वहां पर इसको लागू कर दिया है। ठीक है। नेक्स्ट अपनी योजनाएं हैं गैर स्थानिक क्षेत्रों में कीट और रोगों का उन्मूलन। इसके तहत जो टिड्डी कीट और जो रोग होते हैं फसलों में उन पर कंट्रोल करने के लिए सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता है। जो टिड्डियां होती हैं वो अटैक करते हैं, वो तो आप जानते ही होंगे। 2 साल पहले कितनी टिड्डियों ने अटैक किया था राजस्थान में फसलों पर। उसी से फसलों को संरक्षण के बचाने के लिए इस योजना के तहत अनुदान दिया जाता है। बीज मिनी किट, इसमें जो विभिन्न फसलें होती हैं उनकी नवीन किस्मों को लोकप्रिय बनाने के लिए महिलाओं कृषकों को निःशुल्क बीज मिनी किट उपलब्ध करवाए जाते हैं। किनको, जो महिलाएं कृषक होती हैं उनको निःशुल्क बीज मिनी किट प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तथा सूक्ष्म पोषक तत्व मिनी किट, इसमें फसल उत्पादन के लिए जो सूक्ष्म पोषक तत्वों के उपयोग को बढ़ाते हैं। तथा जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है उसकी अनुशंसा पर किसानों को 90% अनुदान पर जो सूक्ष्म पोषक तत्वों से जो परिपूर्ण बीज मिनी किट है वो किसानों को प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग हेतु सरकार सहायता प्रोवाइड करवाती है। प्रतिवर्ष सरकार जैविक खेती को अपनाने वाले जो 3 कृषक हैं उनको लाभान्वित करने के लिए राज्य स्तर पर उन्हें 1 लाख रुपए की राशि प्रोवाइड करवाती है या फिर राशि की सहायता उपलब्ध करवाती है। ठीक है। नेक्स्ट, महिला प्रशिक्षण को कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए सरकार ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं को 1 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाती है। साथ ही 30 महिला कृषकों को प्रति प्रशिक्षण देने हेतु उन्हें 3,000 रुपए देने का प्रावधान किया गया। कृषि क्षेत्र में छात्राओं का रुझान बढ़ाने के लिए सरकार उन्हें उच्च माध्यमिक स्तर पर 5,000 रुपए प्रति प्रोत्साहन देती है। तथा जो कोई कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में छात्रा स्नातक कर रही है या फिर स्नातक और ग्रेजुएशन कर रही है उसे 12,000 रुपए, तथा पीएचडी करने वाली छात्रा को 15,000 रुपए प्रोत्साहन राशि प्रोवाइड करवाई जाती है, ताकि कृषि के क्षेत्र में युवा पीढ़ी का योगदान बढ़ सके और इसके तरफ उनका रुझान आ सके, उनमें वो इंटरेस्ट ले सके कृषि में। इसी को बढ़ावा देने के लिए सरकार छात्रों को एक तरीके से छात्रवृत्ति प्रोवाइड करती है और उन्हें प्रोत्साहित करती है। ठीक है। नेक्स्ट, अभी हाल ही में बजट में एक अपनी जो मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना है, इसके तहत कुल इसमें 12 मिशन चलाए जा रहे हैं। इसमें एक मिशन है राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन। इस मिशन के तहत राजस्थान सरकार द्वारा तारबंदी द्वारा फसल सुरक्षा अनुदान प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसका उद्देश्य जो नीलगाय होती है और जो आवारा पशु होते हैं जो किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उसी की बचाव और रोकथाम के लिए सरकार के द्वारा अनुदान प्रोवाइड करवाया जाता है। तारबंदी हेतु यह अनुदान जो लघु और सीमांत किसान है उनकी लागत का उन्हें 60% या 48,000 इन दोनों में से जो भी कम होगा, तथा जो अन्य कृषक है जिनकी लागत का 50% या 40,000 इनमें से जो भी कम होगा, प्रति कृषक 400 रनिंग मीटर सहायता का अनुदान देने की बात की गई इसमें। इसके तहत जो अनुदान दिया जाएगा वो डीबीटी के तहत दिया जाएगा, अर्थात डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत। इसके तहत क्या होगा, इसमें डीबीटी के तहत क्या होता है कि जो भी पैसा होता है सरकार प्रोवाइड करवाती है किसी योजना के तहत, वो डायरेक्ट किसान के खाते में जाता है ताकि किसान को पूरा लाभ मिल सके। पहले क्या होता था, सरकार 1 रुपए देती थी, किसान के पास 25 पैसे पहुंचते थे। लेकिन जब से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आया है, किसान मजदूरों को सीधे पूरे का 1 रुपया उनको मिल जाता है। ये बहुत अच्छा सिस्टम है जो सरकार ने अपनाया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। ये केंद्र परिवर्तित योजना है, अर्थात केंद्र और राज्य दोनों मिलकर इसे लागू कर रहे हैं। इसे लाया गया था 2007-8 में, जिसमें केंद्र पैसा देती है 60% और राज्य देता है 40%। इस योजना के अंतर्गत प्रमाणित बीजों का वितरण करना, उन्नत उत्पादन तकनीक का प्रदर्शन करना,
जैविक खाद, सूक्ष्म तत्वों, जिप्सम, कीटों का प्रबंधन करना, कृषि यंत्र, फव्वारा, पंप सेट, सिंचाई हेतु जो पाइपलाइन होती है वो प्रोवाइड कराना, और किसानों को इनके लिए ट्रेनिंग देना, किसानों को सहयोग करना आदि इस खाद्य सुरक्षा मिशन में कार्यक्रम चलाए जाते हैं। नेशनल फूड सेफ्टी सिस्टम के तहत एक और अन्य मिशन है नेशनल फूड सेफ्टी मिशन, न्यूट्रिशियल मिशन। यह भी एक केंद्र प्रवर्तित योजना है जिसे 2018-19 में शुरू किया गया था। कब? 2018-19 में। इस योजना में प्रमाणित बीजों का वितरण तथा उत्पादन, साथ ही उत्पादन तकनीक में सुधार का प्रदर्शन करना, जैव उर्वरक होते उनको बढ़ावा देना, सूक्ष्म तत्वों का उपयोग करना, समन्वित कीट प्रबंधन करना तथा किसानों को विभिन्न तरीके से ट्रेनिंग देकर उसको बढ़ावा देना प्रमुख कार्यक्रम इसमें किए जाते हैं। टी बोन तिलहन होता है, उसके अंतर्गत मुख्यतः 6 फसलें शामिल होती हैं। जैतून, महुआ, नीम, जोजोबा, क्रुंजा, जट्रोबा। क्या? जैतून, महुआ, नीम, जोजोबा, क्रुंजा और जट्रोबा। ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि विस्तार व तकनीकी मिशन। दोस्तों, इस योजना का उद्देश्य है, यातायात मिशन का उद्देश्य है कृषि विस्तार का पुनर्गठन करना तथा उसका सशक्तिकरण करना, जिसके द्वारा किसानों को उचित तकनीक मिल सके व कृषि विज्ञान की अच्छी पद्धतियों का किसानों को हस्तांतरण कर सके, ताकि किसान है वो कृषि का विस्तार कर सके, अपनी जो उत्पादकता है वो तकनीक का यूज करके बढ़ा सके। इसमें केंद्र और राज्य का योगदान है 40:60। इस मिशन के मुख्यतः 4 उप मिशन है जिनके अपन नाम देख लेते हैं। कृषि विस्तार पर उप मिशन, बीज एवं रोपण सामग्री पर उप मिशन, कृषि यंत्र निगम पर उप मिशन और कृषि क्षेत्र में ई गवर्नेंस स्कीम। ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन। दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही थी, जैसे राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन, राष्ट्रीय जैविक खेती मिशन, राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य उर्वरकता प्रबंधन योजना तथा वर्षा आधारित जो विकास कार्यक्रम, जलवायु परिवर्तन योजनाएं हैं, उनको कंबाइन करके सरकार ने क्या किया, एक राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन लेके आई है। इसमें केंद्र और राज्यों का अनुपात 40:60:40 है। इसके अंतर्गत भी 4 मिशन है, जिसमें पहला है वर्षा आधारित क्षेत्रों का विकास करना, दूसरा है मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन अर्थात मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना और फसलों के लिए विवेकपूर्ण पोषक तत्वों का प्रबंधन करना, उन्हें तकनीकी प्रोवाइड करवाना किसानों को, और भूमि की मृदा की संरक्षण करना कि भाई यहाँ खेती के लिए उपयोगी है या नहीं है। तीसरा मिशन है कृषि वानिकी पर उप मिशन। यह वानिकी को बढ़ावा देने के लिए जिसे 2017-18 में प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण पौधारोपण करना है, या फिर जो पौधारोपण सामग्री है वो किसान को प्रोवाइड करवानी है। विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र के लिए विभिन्न कृषि वानिकी डेटाबेस को समर्थन बनाने के लिए भूमि की स्थिति तथा कृषि वानिकी के क्षेत्र में सुधार करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है। नेक्स्ट योजना है अपना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। दोस्तों, ये योजना है वो 2007-8 में शुरू की गई थी। इसमें केंद्र राज्यों का योगदान है 60:40। दोस्तों, अगर कोई योजना आती है एग्जाम में पूछ ली जाती है जो केंद्र राज्य मिलकर चला रहे हैं, उसमें आप आंख बंद करके लगा देना कि किसका कितना क्या पैसा होगा, तो ये मोस्टली रेशियो होता है 60:40 या फिर अपना 60:75 होता है। इसका उद्देश्य है खेती को आर्थिक गतिविधियों के मुख्य स्रोत के रूप में विकसित करना। ठीक है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। दोस्तों, इसका नोडल विभाग है उद्यानिकी विभाग। इसमें केंद्र और राज्य का वित्त पोषण अनुपात है 60:40। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है वो कृषि क्षेत्र में सिंचाई को विस्तार देने के लिए, ताकि किसान अपनी फसल की सिंचाई करके उसे उपयोगी बना सके तथा सूखे से बचा सके। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई योजना। ठीक है। इसमें केंद्र राज्यों का योगदान है 60:40। इसका उद्देश्य है फसल उत्पादकता को बढ़ाना तथा पानी को बचाने के लिए जो लघु सिंचाई
कृषि पद्धतियां जैसे ड्रिप, फव्वारा सिंचाई आदि पद्धतियों को अपनाना, साथ ही जल प्रबंधन की जो व्यवस्था है उसको प्रभावी बनाना, ताकि आने वाले समय में भी अपन कृषि के लिए जल को बचा सके, आदि वाटर मैनेजमेंट पर यह योजना लाई गई है। ठीक है। नेक्स्ट अपना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 2016 में लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं और जो कीट होते हैं, रोग होते हैं, किसी भी तरह से जो फसल अपनी खराब हो जाती है, उस खराब फसल को सरकार के द्वारा बीमा कवर प्रदान किया जाता है, ताकि किसानों की आय स्थिर बनी रख सके। तथा जो सरकार का टारगेट था कि 2022 तक किसानों की आय को दुगुना किया जा सके, उसी को ध्यान में रखते हुए यह योजना लाई गई थी, ताकि किसान जो आत्महत्या कर लेते हैं अपनी फसल की बर्बादी होने के ऊपर, तो उससे किसानों का बचाव किया जा सके। ठीक है। इसमें मुख्य जो फसलें शामिल हैं वो है खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलों में अनाज आ जाता है, मोटा अनाज आ जाता है, दालें आ जाती हैं, तिलहन फसलें भी आ जाती हैं इसमें। तथा ध्यान रखना, इसमें जो वाणिज्यिक और जो अपनी बागवानी फसल है वो भी शामिल है। इस पर जो बीमा राशि प्रोवाइड करवाई जाती है वो खरीफ की फसल पर 2%, ठीक है, रबी पर 0.5% और जो अपनी वाणिज्यिक और बागवानी फसल है उस पर 5%। ठीक है। खरीफ पर 2%, रबी पर 0.5%, सॉरी रबी पर 1.5% और वाणिज्यिक फसलों पर 5%। ठीक है। भारत सरकार ने हाल ही में इस योजना में संशोधन किया है, जिसके अनुसार खरीफ की मौसम में 2020 में असंचित क्षेत्रों में 30% तथा संचित क्षेत्रों में 25% अधिकतम प्रीमियम का अनुदान दिया जाएगा। ठीक है। फसल कटाई प्रयोग करने वाले प्राथमिक कर्मियों को प्रीमियम अनुदान तथा प्रोत्साहन राशि का भुगतान है वो राज्य निधि योजना द्वारा संचालित किया जाता है। कौन सी योजना? राज्य निधि योजना के तहत। ठीक है। इसमें जो संचित क्षेत्र हैं उसमें 30%, जो असंचित क्षेत्र हैं उसमें 25% अनुदान प्रीमियम राशि दी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट अपना सौर ऊर्जा आधारित पंप परियोजना, अर्थात जो प्रधानमंत्री कुसुम योजना है, जिसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, इसका कंपोनेंट भी है। इसे शुरू किया गया था 2019-20 में। यह योजना क्रियान्वित की जा रही है नवीन और अपना नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय उसके द्वारा। इसका उद्देश्य किसानों को उनकी जो सूक्ष्म भूमि पड़ी हुई है उस पर सोलर प्लांट लगाना या फिर अपनी सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता को स्थापित करना और उसमें जो बिजली उत्पादन होता है या जो ग्रिड उत्पादन उसको बेचने में सक्षम बनाने के लिए। इसमें 3 HP से 10 HP क्षमता तक के सौर ऊर्जा पंप संयंत्रों की स्थापना के प्रावधान के साथ अधिकतम 7.5 HP क्षमता के पंप हेतु अनुदान देय राशि प्रोवाइड की जाती है। जिन किसानों के पास सिंचाई हेतु कृषि विद्युत कनेक्शन नहीं है तथा डीजल आधारित पंप सेट पर वो निर्भर हैं, ऐसे कृषक इस योजना के तहत सौर ऊर्जा पर संयंत्र लगाने के पात्र होंगे। ठीक है। जिनके पास कृषि कनेक्शन नहीं है, वो जो डीजल से अपने पंप सेट चलाते हैं, वो इस योजना के तहत सौर ऊर्जा पंप संयंत्र लगा सकते हैं। इस योजना में जो पैसे होते हैं उसमें 60 पैसों में से 30 पैसे देती है केंद्र सरकार, 30 देगी राज्य सरकार, जो बच गया 40 वो किसान के द्वारा लगाए जाते हैं। ठीक है। अब अपन चर्चा करते हैं कृषि विपणन अर्थात एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बारे में। दोस्तों, राज्य के कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने हेतु अच्छी विपणन की सुविधा उपलब्ध कराने तथा राज्यों में मंडी नियामक और प्रबंधन को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु कृषि विपणन निदेशालय कार्यरत है। अर्थात जो अपने राजस्थान में फसल जो उत्पादन होता है उन किसानों को फसल उत्पादन पर उचित मूल्य दिलाने और जो मंडियां होती हैं उनको कंट्रोल करने, उनका मैनेजमेंट करने, मार्केटिंग करने आदि के लिए जो अपना कृषि विपणन अर्थात जो मार्केट एग्रीकल्चर मार्केट निदेशालय है वो कार्यरत है, वो इसके ऊपर कार्य करता है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग में सबसे पहले अपन योजनाओं के बारे में चर्चा करते हैं, जिसकी प्रथम योजना है राजीव गांधी कृषक साथी सहायक योजना।
जिसे 2009 में शुरू किया गया था। दोस्तों इस योजना का उद्देश्य कृषि विपणन सहित कृषि कार्यों के दौरान दुर्घटना के मामले में कृषकों और जो खेतीहर मजदूर है उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना है। ये वित्तीय सहायता प्रोवाइड करवाई जाएगी 5,000 से 2 लाख रुपए तक की, ठीक है, दुर्घटनाग्रस्त होने पर। एक योजना है किसान कलेवा योजना, जिसे शुरू किया गया था 20 जनवरी 2014 को। दोस्तों इस योजना के तहत जो सुपर ए और सुपर बी श्रेणी की जो कृषि उपज मंडियां हैं, उनमें अगर कोई किसान अपनी फसल लेके जाता है, वहां पर बेचता है, उस स्थान पर किसान को उच्च गुणवत्तापूर्ण भोजन प्रोवाइड करवाया जाता है इस योजना के तहत। इस योजना में जो प्रति थाली होती है वो 40 रुपए की होती है। इस 40 रुपए में जो कृषि मंडी समिति होती है वो 35 रुपए देगी, और जो 5 रुपए होता है वो किसान के द्वारा दिया जाता है। अर्थात किसान को 5 रुपए में उच्च गुणवत्तापूर्ण युक्त भोजन किसान कलेवा योजना के तहत मंडी क्षेत्र में मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपनी योजना आती है महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना, जो कि 2015 में लागू की गई थी। इस योजना में विभिन्न सहायताएं दी जाती हैं, जिसमें पितृत्व अवकाश दिया जाता है, अर्थात पिता को अवकाश। इसमें शिशु के पिता को राज्य सरकार द्वारा अकुशल श्रमिक के रूप में निर्धारित प्रचलित मजदूरी के अनुसार 15 दिन की मजदूरी के समतुल्य राशि प्रोवाइड करवाई जाती है। अर्थात रोजगार नहीं होने की स्थिति में उसे 15 दिन का रोजगार दिया जाता है, तथा गर्भवती महिला को 45 दिनों की मजदूरी सहायता दी जाती है राज्य सरकार के द्वारा, तथा विवाह के लिए भी सरकार इसमें सहायता देती है। जैसे कोई महिला श्रमिक अगर वो स्वयं का विवाह करती है तो उसके लिए उसे 50,000 रुपए की सहायता, तथा कोई महिला श्रमिक और अपनी पुत्री का विवाह करती है उसके लिए उसे 50,000 रुपए की सहायता प्रोवाइड करवाई जाती है। यह सहायता सिर्फ 2 पुत्रियों के विवाह के लिए करवाई जाती है, नहीं कि तीसरी पुत्री के विवाह पर। मंडी क्षेत्र के जो श्रमिक होते हैं उनके पुत्र पुत्री अगर एग्जाम में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करते हैं तो सरकार के द्वारा इस योजना के तहत उन्हें छात्रवृत्ति प्रोवाइड करवाई जाती है। साथ ही अगर ये श्रमिक गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, जैसे कि कैंसर, हार्ट अटैक, लिवर, किडनी डैमेज होना आदि की दशा में सरकारी अस्पताल या राज्य सरकार द्वारा कोई प्राधिकृत अस्पताल है उसमें भर्ती होने पर जो व्यय होगा, अर्थात जो खर्चा होगा, वो 20,000 रुपए की सहायता के साथ राज्य सरकार द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है महात्मा ज्योति फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के तहत, ठीक है। नेक्स्ट है कृषक उपहार योजना। दोस्तों कृषि उपज का अधिकतम मूल्य प्रदान करने के लिए 1 जनवरी 2022 को, तब 1 जनवरी 2022 को ई-नेम अर्थात राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल शुरू किया गया था। इस पोर्टल पर अपनी उपज बेचने वाले किसानों को 2.5 लाख रुपए तक का उपहार दिया जाता है। कितने रुपए का? 2.5 लाख रुपए का दिया जाता है। यह योजना राज्य के उन सभी व्यक्तियों पर प्रभावी होगी जो अपनी उपज को ई-नाम पोर्टल पर बेचता है या इसके माध्यम से बेचता है, जो कि 1 जनवरी 2022 में शुरू हुआ था। इस योजना के तहत किसानों को मंडी में अपनी उपज बेचने तथा ई भुगतान प्रदान करने पर प्रत्येक को 10,000 रुपए का एक ई उपहार कूपन प्रोवाइड करवाया जाएगा, या फिर जो 10,000 के जो गुणांक होते हैं उनके रूप में दिया जाएगा। कूपन विक्रेता को किसी वस्तु की बिक्री पर जारी किया जाता है जिस पर मंडी शुल्क भी वसूल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय तथा कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019, ठीक है। यह नीति जारी की गई थी 12 दिसंबर 2019 को। सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि कृषि नीति कब जारी की गई थी? ये गई थी 12 दिसंबर 2019 को। इसकी विशेषताएं हैं समूह आधारित कार्य प्रणाली द्वारा फसल कटाई के बाद की जो हानियां हो जाती हैं, जैसे कि फसल अपन ने काट दी, बारिश आ गई, फसल खराब हो गई, या फिर चूहों द्वारा कुतर दिया जाता है फसल को, आदि को कंट्रोल करने के लिए
यह नीति लाई गई थी। साथ ही राज्य की उत्पादन बहुलता वाली विशिष्ट फसलों के मूल्यवर्धन तथा निर्यात को प्रोत्साहित करना है, निर्यात को बढ़ावा देना है, कृषकों और उनके संगठनों की सहभागिता को बढ़ाना है, कृषि की आपूर्ति तथा मूल्यवर्धन श्रृंखला में प्रत्यक्ष भागीदारी को बढ़ाना है तथा किसानों की आय में वृद्धि करना, खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना तथा युवाओं को फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में लाना, उन्हें उनका स्किल डेवलपमेंट करना तथा उन्हें रोजगार प्रोवाइड करवाना ताकि बेरोजगारी को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है। नेक्स्ट अपना कृषक कल्याण कोष। दोस्तों, कृषक कल्याण कोष बनाया गया था 16 दिसंबर 2019 को। कब? 16 दिसंबर 2019 को 1000 करोड़ रुपए का। इस कृषक कल्याण कोष के तहत सरकार के द्वारा किसानों को व्यापार को बढ़ावा देने तथा खेती करने, युवाओं को खेती की तरफ, एग्रीकल्चर की तरफ आकर्षित करने के लिए यह कोष गठन किया गया था ताकि उनकी हेल्प की जा सके। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना, पीएम फेम अर्थात प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस योजना। यह योजना भारत सरकार की खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है, उसके द्वारा देश के जो असंगठित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो चलाए जा रहे हैं देश में, उनके उन्नयन के लिए शुरू की गई थी। राजस्थान में इसके लिए जो नोडल विभाग है वो कृषि विपणन बोर्ड है। कौन? कृषि विपणन बोर्ड राजस्थान में इस योजना के लिए नोडल विभाग है। इसमें केंद्र राज्यों का वित्त पोषण है वो 60/40 है। इस योजना में अगले 5 वर्षों की अवधि में 2020 से 2021 से लेकर 2024-25 तक 10,000 करोड़ रुपए का परिव्यय शामिल है। कितने का? 10,000 करोड़ रुपए का 5 सालों के लिए, 2020-21 से लेकर 24-25 तक। ठीक है। इसमें भारत सरकार का जो मंत्रालय है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, और राजस्थान में जो इसके लिए नोडल एजेंसी है वो राज्य कृषि विपणन बोर्ड है। ठीक है। इस योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं मौजूदा जो खाद्य प्रसंस्करण उद्यमी हैं वो एफपीओ, स्वयं सहायता समूह है या जो सहकारी समितियां हैं, उनको ऋण प्रोवाइड करवा कर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है उसको बढ़ावा देना तथा उनको ब्रांडिंग करना, उनकी मार्केटिंग करना और उनको संगठित क्षेत्रों में एकीकरण करना। जो असंगठित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है उनका मौजूदा 2 लाख उद्यमियों को अनौपचारिक ढांचे में लाना हेतु सहायता प्रोवाइड करवाना। साथ ही जो आम प्रसंस्करण सुविधाएं हैं, प्रयोगशालाएं हैं, उनका भंडारण करना, उनकी पैकेजिंग करना, मार्केटिंग करना, उनमें इनोवेशन लाना आदि पर ध्यान देना। इसके अलावा जो फूड प्रोसेसिंग है जो संस्थाएं हैं उनकी, उनमें रिसर्च करना, उनको रिसर्च करने वालों को या अनुसंधान करने के लिए उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना तथा उद्यमों की वृद्धि हेतु पेशेवर और तकनीकी सहायता प्रोवाइड करवानी है ताकि अपनी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट अपन फूड पार्क के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान में मुख्यतः 3 तरीके के फूड पार्क है, मेगा फूड पार्क, एग्रो फूड पार्क और मिनी फूड पार्क। दोस्तों, मेगा फूड पार्क है वो भारत सरकार द्वारा बनाए जाते हैं। इसकी शुरुआत 2008-9 में की गई थी। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र होता है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती है, उसको बढ़ावा देने के लिए ये अपने जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मंत्रालय है, फूड प्रोसेसिंग उद्योग मंत्रालय, उसके तहत आता है मेगा फूड पार्क। राजस्थान में जो प्रथम मेगा फूड पार्क बनाया गया था वो रूपनगढ़ अजमेर में बनाया गया, जिसकी निर्माण लागत है 113.57 करोड़ रुपए। इसके अलावा एग्रो फूड पार्क आता है राजस्थान में। दोस्तों, जो एग्रो फूड पार्क है वो कृषि आधारित उद्योग है तथा जो खाद्य प्रसंस्करण अपना जो उद्योग है उसको बढ़ावा देने के लिए राजस्थान लेवल पर जो अपनी रीको है उसके द्वारा ही स्थापित किए जाते हैं ताकि फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा दे सके और जो फसलें खराब होती हैं उस पर कंट्रोल किया जा सके। राज्य में मेगा फूड पार्क है वो रनपुर कोटा में, बोरानाड़ा जोधपुर में, श्री गंगानगर अलवर में,
श्रीगंगानगर तथा अलवर में 4 जगह हैं, रानपुर, कोटा, बोरानाड़ा, जोधपुर, श्रीगंगानगर और अलवर में, तथा 5वां प्रस्तावित है झालावाड़ में। ठीक है। एक मिनी फूड पार्क। राजस्थान सरकार ने बजट घोषणा 2021-22 में मिनी फूड पार्क की घोषणा की थी। इसमें कहा गया था कि जो प्रत्येक जिले में एक मिनी फूड पार्क बनाया जाएगा। इसका एक तरह से इनडायरेक्ट टारगेट ये है कि सरकार का जो उद्देश्य है, भारत सरकार का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उसको बढ़ावा देने के ऊपर ये योजना लाई गई थी मिनी फूड पार्क की। थैंक यू दोस्तों। ये लेक्चर आपको कैसा लगा? इस लेक्चर में अपन राजस्थान का पूरा कृषि क्षेत्र का इकोनॉमी सर्वे का जो चैप्टर है वो चर्चा नहीं कर पाए हैं। जो बच गया अपन सेकंड वीडियो में चर्चा कर लेंगे, जिसमें सिंचाई आ जाएगी, अपना पशुधन आ जाएगा और जल संसाधन आ जाएंगे। ठीक है, तो आगे थैंक यू।